हेलो डियर स्टूडेंट। आज से हम JNV क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास स्टार्ट आज से शुरू होगा और ये क्लास जो है 6th और 9th दोनों के लिए ही स्टार्ट होगा। और आज से जो है हम 6th के लिए स्टार्ट करेंगे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाने के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आप सवाल को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इस वीडियो लेक्चर में बेसिक से और सारे कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करते जाएंगे और आप सब बड़े ध्यान से सारे वीडियो लेक्चर को देखेंगे और समझेंगे। तो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में जो 6th क्लास के हैं उनमें जो है क्या क्या एग्ज़ाम में आपके आएंगे। तो एग्ज़ाम में जो है आपका मैथ होंगे, दूसरा उसमें रीजनिंग होगा और तीसरा हिंदी होगा। ये हिंदी होगा। तो ये आज जो स्टार्ट करेंगे हम मैथ से स्टार्ट करेंगे और मैथ का फर्स्ट लेसन है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। तो नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट और हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया ना स्टूडेंट, तो नवोदय का हर एक क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और आप इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं सीखेंगे बल्कि आप टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखेंगे। आप किस तरीके से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है हम आप सभी का जो है टाइम जो मैनेजमेंट है, आप सभी का जो क्वेश्चन में आप सबको पता है कि क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बहुत टाइम लग जाता है। और टाइम लगने का क्या कारण है? पहला कारण यह है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। दूसरा कारण यह है कि प्रैक्टिस नहीं होती है। तीसरा कारण यह है कि जो है आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं मालूम होता है। ये शॉर्ट ट्रिक भी जब ही होगा जब आपको बेस क्लियर होगा। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा ये शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में नहीं आएंगे, ये दिमाग से ऊपर चले जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद फिर हम शॉर्ट ट्रिक को भी समझेंगे ताकि जो है आप एग्ज़ाम में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति। तो अब जो है आज के सेशन में हम संख्या और संख्या पद्धति से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और जितने भी उनके कॉन्सेप्ट है, जितने भी टाइप है, उन सारे टाइप को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम अंकगणित में संख्या को दर्शाने के लिए 10 संकेत होते हैं। आप किसी भी संख्या को दर्शाते हैं या फिर लिखते हैं तो उसके लिए सिर्फ 10 संकेत होते हैं और वो 10 संकेत कौन कौन हैं इसका ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। जितनी भी संख्या है, चाहे छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, सिर्फ 10 संकेत से ही वो सारे संख्या बनते हैं। जैसे वो 10 संकेत कौन कौन हैं? तो आपके हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9। ये 0 से लेके 9 तक हैं और यही 10 संकेत हैं जो आप किसी भी संख्या को बनाते हो इन्हीं से। अंकगणित में किसी भी संख्या को बनाते हो या दर्शाते हो या लिखते हो तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 10 संकेत के यूज से ही कर पाते हो। जैसे आपको 499 लिखना है बच्चे, तो यहाँ पे देखेंगे कि 499 आ गया, तो इसमें देखेंगे कि क्या है 499। ये देखिए इसी में से ही आपके हैं, क्योंकि ये 10 संकेतों से ही मिलकर ये बना है आपका 499। तो उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर हो पा रहा होगा। फिर से समझिए कि अंकगणित में संख्या को दर्शाने के लिए 10 संकेत होते हैं और वो 10 संकेत कौन कौन होते हैं बच्चे, तो 0, 1, 2 से लेकर 9 तक होते हैं। अब बात कर लेते हैं संख्या के प्रकार की। संख्या के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, एक एक करके सभी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं जो हैं प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे बच्चे होंगे आपके 1 से शुरू होंगे और जितनी भी सारे संख्याएं हैं वो सारे आपके प्राकृतिक संख्या, जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से जितनी भी सारे संख्याएं हैं वो सारे के सारे संख्या जो हैं वो प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या का, कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या को हम होल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित करने से जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब ये कि प्राकृतिक संख्या में अगर आप 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या बन जाते हैं। जैसे देखेंगे स्टूडेंट आप स्क्रीन पे कि अगर आपने यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या में, तो प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चे? तो प्राकृतिक संख्या आपका 1, 2, 3, 4, 5 ... है। ये सारे प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर आप प्राकृतिक संख्या से पहले 0 को शामिल कर लेते हैं बच्चे, ये 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये जो संख्याएं हैं इन्हें ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त सभी संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्या होती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होती हो, 0, 1, 2, 3, ये जो है पूर्ण संख्या है, जो 0 से स्टार्ट हो या फिर प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर ले। तो उम्मीद है कि ये सारे क्लियर हो पाया होगा। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या का, कि पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम अंग्रेजी में इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं, जिन्हें हम इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। ये इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं ये देखिए। प्राकृतिक संख्या में शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या में शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लेते हैं तो आपके वो पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या जो है आपके 1, 2, 3, 4, 5 ये है आपके प्राकृतिक संख्या। और इसमें आप 0 को शामिल कर लेते हैं बच्चे। अगर आपने इसमें 0 को शामिल कर लिया और 0 के साथ साथ जो है आपने ऋणात्मक वैल्यू को भी शामिल कर लिया तो प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्या, जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे -1, -2 फिर -3।
तो अब ये प्राप्त संख्या जो है, प्राप्त संख्याएं जो हैं, इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, इन्हें हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं। फिर से समझिए कि प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या देखिए 1 2 3 4 5 है। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को या फिर ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उन्हें ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 है और इसमें जीरो को भी शामिल किया गया है और साथ ही साथ इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल किया गया है। तो ये सभी प्राप्त संख्या जो है पूर्णांक है। अर्थात ऋणात्मक संख्या और जीरो और प्राकृतिक संख्या जब मिल जाते हैं बच्चे, तो ये आपका पूर्णांक संख्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब बात करते हैं सम संख्या का, कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स क्या होता है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग हो जाए, मीन्स डैट 2 से पूर्णतः कट जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ये जितने भी संख्या हैं या जितने भी नंबर हैं, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी जो है आपके सम संख्या है। अर्थात ये जो भी नंबर हैं ये सभी के सभी 2 से पूर्णतः कट जाएंगे। तो जो 2 से पूर्णतः कट जाता है, भाग हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाते हैं, वह संख्याएं सम संख्या कहलाते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्याएं की, कि विषम संख्याएं क्या होता है। विषम संख्याएं वह संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, ये जितने भी संख्या हैं ये सभी की सभी संख्या आपके विषम संख्याएं हैं। अर्थात ये जो भी संख्या है ये सभी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे, मतलब 2 से भाग नहीं होगा। और जब कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं होता है तो वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। क्या आप मुझे बताइए बच्चे कि ये 3 है, अगर आप 3 को 2 से भाग करेंगे, 3 में 2 से भाग करेंगे तो क्या ये कट पाएगा, क्या ये भाग हो पाएगा? तो आपका आंसर होगा कि सर नहीं हो पाएगा, सर नहीं हो पाएगा। अगर मैं पूछूं बच्चे कि ये 9 है, अगर 9 को आपको 2 से भाग देना है तो क्या बच्चे ये 2 से भाग हो पाएगा 9 में? तो कहेंगे सर नहीं हो पाएगा। अर्थात बच्चे ये सब जो हैं आपके विषम संख्याएं हैं, ये सब क्या है? विषम संख्या है। अब बात करते हैं रूढ़ एवं अभाज्य संख्या, जिन्हें हम प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, जिन्हें हम प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। एक बड़ी ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो, उन्हें हम रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं, उन्हें हम रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 और 7, तो ये सभी क्या है? ये सभी अभाज्य संख्या है। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये एक या स्वयं से ही विभाजित हो सकते हैं और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ये संख्या जो है अभाज्य संख्या है, या फिर इन्हें आप रूढ़ भी कह सकते हैं और अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये सभी जो है आपके 2 से, ये सभी मतलब क्या है? 2 3 5 7, ये सभी आपके अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये संख्या 1 से कट सकते हैं और सेल्फ मतलब अपने आप से कट सकते हैं और किसी भी नंबर से नहीं कट सकते हैं, तो इन्हें ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं
भाज्य या यौगिक संयुक्त या समष्टि संख्याएं हैं, जिन्हें अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिन्हें अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। आपने उसमें देखा था कि एक से और स्वयं से हो रहा था भाग, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक और पॉइंट ये आ गया कि एक से तो होंगे ही, स्वयं से तो होंगे ही, लेकिन कोई तीसरा या कोई दूसरा और भी संख्या है, या फिर इन दोनों के अलावा और भी संख्या है जो भाग हो जाए, तो उन्हें जो है हम भाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 12 हो गए, 14 हो गए, 15 हो गए। ये देखेंगे बच्चे कि ये देखिए 4 जो है आपके ये 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ये 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये 4 खुद से भी डिवाइड होगा और ये 1 से भी डिवाइड होगा। तो आप ये देखेंगे कि 1 से तो हो ही रहा है, 4 से तो हो ही रहे हैं, बट 2 से भी हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्वयं से और 1 से, इनके अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि 4 जो है 2 से भी हो रहा है। इसी तरीके से 6 देखिए, 6 क्या होगा? ये 2 से भी होंगे, 3 से भी होंगे और 6 से भी होंगे। फिर 8 को देखेंगे कि 8 किस किस से होगा? तो ये 8 आपका 2 से भी होंगे। उसके बाद जो है 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। मतलब 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या जो है भाज्य संख्या है। अब बात करते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, प्राइम ट्विंस नंबर। प्राइम ट्विंस नंबर क्या होता है? तो ऐसी 2 संख्या या ऐसी 2 लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 17 और 19, ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है, और इनके बीच में क्या है? 18 18, मतलब ये जो है आपके भाज्य संख्या है। तो मतलब 2 लगातार अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। उम्मीद है कि चीजें क्लियर हो पा रही होगी। अब देखिए, फिर से एक बार समझिए। जैसे मैं यहां पे लिख दिया कि 4 और 4 नहीं, आप यहां पे 2 अभाज्य संख्या लेंगे तो ये 7 हो गया, ठीक है। 5 और 7 ले लीजिए, 5 और 7 ले लीजिए, तो 5 और 7 के बीच में क्या है? 6 है। तो ये 6 क्या है? 6 जो है आपके भाज्य संख्या है। क्या है? ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो ऐसा संख्या जो है आपके प्राइम ट्विंस नंबर होते हैं। अब बात करते हैं सअभाज्य संख्या का। सअभाज्य संख्या को को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 16 और 9 ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं। तो ये 16 और 9 क्या है? तो ये 16 और 9 जो है आपका सअभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 9 और ये 16, तो कोई ऐसा है जो इनमें कॉमन आए? कोई ऐसा है टेबल जो इन दोनों को काट सके? कोई नहीं है। या फिर इन दोनों में कॉमन आए?
कॉमन आए, कोई नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हुआ बच्चे, ये हुआ आपका सअभाज्य संख्या। क्या हुआ, सअभाज्य संख्या। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका हो गया 17 और 19, 17 और 19 ले लिए, तो ये भी आपके क्या हो गया, ये भी आपका सअभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है। जब भी कोई उभयनिष्ठ नहीं होंगे तो उसे हम कहेंगे को प्राइम नंबर। क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। अब बात करते हैं क्रमागत संख्या कंजक्टिव नंबर्स की। जो संख्या किसी क्रम या नियम से आए, जो संख्या किसी क्रम या नियम से आए, वे क्रमागत संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या है, ये आपके जो है क्रमागत संख्याएं हैं, क्योंकि एक क्रम में आ रहा है, एक क्रम में आ रहा है। इसी तरीके से जैसे देखिए 5, 10, 15, 20, 25, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके क्रमागत संख्या है, क्योंकि एक क्रम में आ रहा है। यहां पे देखेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2। 4 और 6 के बीच में डिफरेंस क्या है, 2। 6 और 8 के बीच में डिफरेंस क्या है, 2। इसी तरीके से जो है सबके बीच में डिफरेंस क्या है, तो सबके बीच में डिफरेंस 2 का है। इसमें देखेंगे 5 से 10 हो गया, तो 5 और 10 के बीच में डिफरेंस क्या है, 5 का। फिर ये 10 से 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। फिर 15 से 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। फिर 20 से 25 के बीच में देखेंगे कि कितने का डिफरेंस है, तो 5 का। इसी तरीके से 25 के बीच में भी 5 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 30 हो जाएगा। तो सबको देखेंगे, सब में देखेंगे कि जो डिफरेंस क्या आ रहा है, तो डिफरेंस जो है आपका 5 आ रहा है, और इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसीलिए इन्हें हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जो किसी क्रम या नियम से आए, वह संख्या क्रमागत संख्या होता है। अब बात कर लेते हैं वर्ग संख्याएं, स्क्वायर नंबर। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो, उन्हें वर्ग संख्या कहते हैं, उन्हें वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4, जैसे 9, जैसे 16 और 25। इसी तरीके से ये चलते जाएंगे। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी संख्या जो है ये वर्ग संख्याएं हैं, क्योंकि देखेंगे कि 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग क्या होगा, तो 4 होगा। इसी तरीके से 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। तो ये 4, 9, 16, 25 जो है ये सभी वर्ग संख्या हैं, इसीलिए इन्हें हम वर्ग संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं घन संख्याएं की, कि घन संख्या क्या होता है। वे संख्याएं जिनका घनमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो, वे संख्याएं जिनका घनमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो, उन्हें हम घन संख्या कहते हैं, उन्हें हम घन संख्या कहते हैं। जैसे 8 हो गया, जैसे जो है आपका 27, फिर 81, फिर 125। इस तरीके के संख्या जो है आपके ये घन संख्याएं हैं। ये सब क्या है, ये सब घन संख्या है, क्योंकि ये देखेंगे कि ये 2 का घन क्या होता है, तो 2 का घन जो है आपका 8 हो गया। फिर 3 का घन क्या होगा, तो 3 का घन जो है आपका 3 को 3 बार, तो 3 3 9 9 3 27 हो गया। इसी तरीके से 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 चौके 64 हो जाएगा। फिर 5 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घन है बच्चे, 5 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो हैं ये घन संख्या कहलाती हैं। अब बात कर लेते हैं अंकों के मान के बारे में। अब बात करते हैं अंकों के मान के बारे में। अंकों के 2 मान होते हैं, एक होता है वास्तविक या शुद्ध मान और एक होता है स्थानीय मान। तो बात करते हैं वास्तविक या शुद्ध मान किसे कहते हैं। किसी भी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है,
उसे वास्तविक या शुद्ध मान कहते हैं, उसे वास्तविक या शुद्ध मान कहते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखूं कि 4792, तो यहां पे क्या है, तो ये चार का वास्तविक मान क्या होगा, तो 4 का वास्तविक मान 4 ही होगा। इसी तरीके से 7 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 7 का वास्तविक मान 7 होगा। और 9 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 9 का वास्तविक मान जो है 9 होगा। और 2 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 2 का वास्तविक मान 2 होगा। तो यहां पे देखेंगे 4 7 9 2 एक संख्या है जो कि अपने आप में एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि इनका मान चेंज नहीं हो रहा है, इनका मान चेंज नहीं हो रहा है। और जब भी किसी भी वैल्यू का मान चेंज नहीं होगा, वह संख्या बच्चे, वह संख्या आपका वास्तविक या शुद्ध संख्या होता है, वास्तविक या शुद्ध मान होता है। क्या होता है, वास्तविक या शुद्ध मान होता है। अब बात करते हैं स्थानीय मान का, कि स्थानीय मान क्या होता है। किसी अंक का वह मान, किसी अंक का वह मान उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 9 6 7 4। तो यहां पे देखेंगे कि ये 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान 4 होगा, इकाई अंक का सेम रहता है। इसी तरीके से 7 का स्थानीय मान, यानी कि ये इकाई हो गया, दहाई का स्थानीय मान क्या होगा बच्चे, तो 7 लिख के आप 1 जीरो लगा देंगे। इसी तरीके से जो है ये 8 का करेंगे, तो 8 मतलब कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा। और फिर 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 9 का स्थानीय मान जो है 9000 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि एक वैल्यू दिया गया है जिसका मान जो है बदल गया है, जिसका मान बदल गया है, तो यह प्रोसेस या यह मान क्या होता है, स्थानीय मान होता है। अब बात करते हैं सन्निकट मान का, कि सन्निकट मान क्या होता है। सन्निकट मान का अर्थ है किसी संख्या को 10, 100, 1000, 10,000 आदि के शुद्ध रूप में या उनके गुणजों के रूप में व्यक्त करना ही सन्निकट मान कहलाता है। जैसे मैं यहां पे लिखो 9 7 4 2। अगर आपसे बोलो कि सैकड़े तक का सन्निकट मान निकालिए, तो आप सैकड़े तक का सन्निकट मान कैसे निकालेंगे, तो सैकड़े से पहले का एक मान देखेंगे क्या है, तो 4 है। तो जब भी जिसका भी सन्निकट मान निकालना होता है, उससे पहले वाला नंबर देखते हैं। अगर उससे पहले वाला नंबर 5 रहे या फिर 5 से अधिक रहे, 5 रहे या फिर 5 से अधिक रहे, तो क्या होता है, तो जिसका भी सन्निकट मान निकालना होता है उसमें एक जुड़ जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे 0 है और यहाँ पे भी जो है आपका 0 हो जाएगा। और 7 का आपका सन्निकट मान निकालना है, मतलब सैकड़े तक का सन्निकट मान निकालना है, तो 7 से पहले क्या है बच्चे, ये 4 है। तो 4 क्या 5 से बड़ा है या छोटा है, तो छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें नंबर नहीं जुड़ेगा, तो ये 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो इसका जो है 9 7 4 2 में से सैकड़े तक का सन्निकट मान क्या होगा, तो 9700 हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, 9700। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से जो है समझते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखा 4 2 9 4 9 4। अब यहां पे देखिए, अब मुझे यहां पे सैकड़े तक का सन्निकट मान निकालना है। तो यहां पे देखेंगे कि यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा बच्चे। और ये देखिए 2 से पहले क्या है, 9, जो कि 9 जो है 5 या 5 से अधिक है। तो जब भी 5 या 5 से अधिक होगा तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में एक जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 2 9 4 में सैकड़े तक का सन्निकट मान क्या हुआ, 4300 हुआ। क्या हुआ, 4300। एक और समझते हैं। जैसे 7 7 4
988। अब मुझे दहाई का सन्निकट मान निकालना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 और दहाई इकाई दहाई, और इससे पहले वाला संख्या देखेंगे, ये है इसके पहले वाला संख्या जो कि 5 से अधिक है, तो 5 रहे या पहले वाला संख्या जिसका भी सन्निकट मान निकालना है उससे पहले वाला संख्या जो है 5 रहे या 5 से अधिक रहे तो इसमें एक जुड़ जाता है जिसका भी सन्निकट मान निकालने को बोलता है। तो यहां पे देखेंगे कि 8 से पहले 8 है तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा और बाकी सब सेम हो जाएगा नंबर। ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें क्लियर हो पा रहा होगा। अब बात करते हैं संख्याएं के बारे में। संख्या मतलब बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या को समझते हैं कि बड़ी संख्या क्या होता है, छोटी संख्या क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो बात करते हैं अब बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में। दिए गए अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए उतनी ही बार 9 लिख देते हैं तो आपका प्राप्त संख्या बड़ी से बड़ी संख्या बन जाता है बच्चे। तो देखिए बच्चे, मैं आपको बोलूं कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बेटा? तो आपका 2 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या वही उतनी ही बार 9 लिख देते हैं, तो यहां पे 2 बार 9 लिख देंगे। अगर पूछा जाए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बच्चे? तो 4 बार आप 9 लिख लेंगे, 4 बार आप 9 लिख देंगे, तो ये हो गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, यहां पे आ जाएगा 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, तो 7 बार 9 लिख देंगे। जैसे देखिए यहां पे पूछा जाए कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, तो क्या हो जाएगा? तो आपके 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या करेंगे? तो 7 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं छोटी से छोटी संख्या का। तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 के आगे शेष शून्य लगाने से बनती है, वह प्राप्त संख्या छोटी से छोटी संख्या कहते हैं। जैसे देखिए आपको लिखना है 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? तो 1 के बाद जितना भी पूछे, जैसे 2 अंकों का पूछ रहा है तो 1 के बाद आप 1 0 लगा देंगे, तो ये हो गया 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। जैसे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछे बच्चे कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? तो 1 लिख के 2 0 लगा देंगे, 1 लिख के 2 0 लगा देंगे। अगर कोई पूछे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए बच्चे, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? तो 1 लिख के 3 0 लगा देंगे बेटा, 1 लिख के 3 0 लगा देंगे, तो ये आपका 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गया। अगर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखे या बोले तो आप 1 लिख के 4 0 लगा दोगे बेटा, क्या लगा दोगे? 4 0 लगा। तो ये क्या हो गया? ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गया। तो उम्मीद है कि ये भी क्लियर हुआ होगा। अंकों के क्रम के बारे में जानते हैं। क्रम जो है 2 प्रकार का होता है, एक आरोही क्रम होता है। लगातार बढ़ते हुए अंकों को उनका आरोही क्रम कहा जाता है, यानी बढ़ते हुए अंकों का होना या बढ़ते हुए अंकों का लिखना या प्रकट करना ही आपका आरोही क्रम होता है। जैसे 3 6 9 12
जो है यहाँ पे 15 लिख दिया, 16 हो गया, ये सभी क्या है, तो ये सभी जो है आरोही क्रम में है। ये सभी क्या है, आरोही क्रम में है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है बच्चे। जैसे दूसरा देखिए, 1 2 4 5 9, ये सब भी देखिए क्या है बच्चे, तो ये सब जो है आपके आरोही क्रम में है। तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, ना कि घटते हुए क्रम में जा रहा है। आप सभी देखेंगे कि 3 जो भी संख्या होगा उसके बाद वाला संख्या उस संख्या से बड़ा होगा। जैसे देखिए 3 के बाद क्या है, 6, 3 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। उसके बाद 6 के बाद देखिए 9, 9 के बाद देखिए 12, 12 के बाद देखिए 15, 15 के बाद देखिए 16। मतलब पीछे की तरफ नहीं आ रहा, आगे की तरफ भी संख्या जा रही है। तो इसीलिए यह संख्या जो है, यह क्रम जो है आरोही क्रम है। अब बात करते हैं अवरोही क्रम का। लगातार घटते हुए अंकों को उनका अवरोही क्रम कहा जाता है। घटते हुए क्रम को उनका अवरोही क्रम कहा जाता है। अब अवरोही क्रम के बारे में जानते हैं बच्चे। जैसे मैं यहां पे लिख दिया 10, यहां पे लिख दिया मैं 9, यहां लिख दिया 8, यहां लिख दिया 5, यहां लिख दिया 3, यहां लिख दिया 2। तो यहां पे देखेंगे बच्चों कि ये अंक जो है घटते हुए क्रम में जा रहा है। ये जो है घटते हुए क्रम में जा रहा है। यहां पे क्या हो रहा था, ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा था, और यहां पे ये घटते हुए क्रम में जा रहा है। इसीलिए इन्हें हम अवरोही क्रम कहते हैं। इसीलिए इन्हें हम अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे फिर समझिए, जैसे मैं यहां पे लिखा 10, यहां पे लिखा जो है 5, फिर यहां पे लिख दिया 3, फिर यहां पे लिख दिया 2, और फिर यहां पे लिख दिया 1। तो यहां पे भी देखेंगे बच्चे, ये क्या है, ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए यह क्रम जो है कौन सा हुआ, अवरोही क्रम हुआ। जैसे 50 60, उसके बाद जो है 50 60, एक मिनट, जैसे 50 40, उसके बाद जो है 20 10, ये सभी क्या है, तो ये सभी आपके कैसे क्रम है, तो ये अवरोही क्रम है, क्योंकि ये घटते हुए क्रम में जा रहा है। तो जब भी कोई अंक संख्या अगर घटते हुए क्रम में हो रहा होता है या होता है, तो उन्हें हम अवरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, अवरोही क्रम कहते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में आप सभी को नंबर सिस्टम के जो भी बेसिक जानकारी है, नंबर सिस्टम के जो भी टाइप्स है, वो सारे टाइप्स में आप सभी को कवर करवा चुका हूँ। तो आज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप से नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है नंबर सिस्टम का, तो आप प्लीज़ उन्हें देख ले, ताकि आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जब आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्स्ट है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। अब आपको बताना है बच्चे कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितने हैं। तो अब करते हैं, 1 से 100 के बीच में बताना बच्चे कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितने हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या होता है जो एक और खुद को छोड़कर बाकी किसी और डिजिट से ना कटे, ना डिवाइड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31
37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो 1 से 100 तक के बीच में ये जितने भी मैंने आप सभी को लिखवाए हैं ये सभी अभाज्य संख्या है। ये ऐसे डिजिट, ऐसे नंबर है, ऐसे संख्या है जो ये 1 से और खुद से कटेंगे और किसी और संख्या या किसी और टेबल डिजिट से नहीं कटेंगे। जैसे आप काउंट करते हैं, देखते हैं कि इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना है, ना कि अभाज्य संख्या बताना है। अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना है, तो संख्या काउंट करते हैं कितने अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या कितनी है? तो जैसे कि आप सभी को बताया बच्चे, ऊपर ही मैंने लिखवा चुका हूं कि 70 और 90 के बीच में ऊपर वाले से ही आपके ये आंसर हो जाएंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पूछा गया है 70 और 90। तो 70 के बाद क्या आता है? 71, और 90 से पहले ये दे रखा है। मतलब ये कि आपको ये 71 से लेके, एक मिनट, ये 71 से लेके जो है 97, यही आपके अभाज्य संख्या है। किसके? 70 और 90 के बीच में। जैसे देखिए 70 और 90 के बीच में कौन कौन से हैं? तो ये 71, उसके बाद 73, 79, 83, 89, 89 और 97 को नहीं लेना बच्चे, क्योंकि 90 के अंदर पूछा गया है। तो ये हो गया। तो संख्या कितने हैं? 1, अब काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 70 और 90 के बीच में जो है 5 अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन थर्ड है, 11 से 20 कितनी रूट संख्याएं हैं? तो इसके बीच में हमें बताना है कि 11 से 20 के बीच में कितनी रूट संख्या है, ये बताने हैं। रूट संख्या क्या होते हैं बच्चे? तो रूट संख्या जो है, अभाज्य संख्या को ही हम रूट संख्या बोलते हैं। तो आप इजीली कर सकते हैं, जैसे 11 से 20 कितनी रूट संख्या है? तो एक जो है आपके 11 हो गया, 11 के बाद जो है 13 हो जाएंगे, 13 के बाद जो है आपके 17 हो जाएंगे, और 17 के बाद जो है 19 हो जाएंगे। तो 20 तक की पूछा गया था। तो ये देखिए कितने हैं, ये 1, 2, 3, 4। तो 4 रूट संख्या है 11 से 20 तक के। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आप ये देखेंगे कि 83 जो है अभाज्य संख्या है। ये 75 जो है, 75 जो है, ये 5 से भी कट जाएंगे, 25 से भी कट जाएंगे, और भी टेबल से हो सकता है तो कट जाएंगे। ये देखिए 2 से कटेंगे, 4 से कटेंगे, 5 से कटेंगे, ये भी 2 से कटेंगे, 3 से कटेंगे, 30 से करेंगे कटेंगे, 15 से कटेंगे। तो ये सभी जो है ये किसी न किसी टेबल से डिवाइड हो पा रहा है, हो जाएंगे। लेकिन एक ये 83 जो है सिर्फ ये खुद से ही कटेंगे और एक से और किसी से नहीं कटेंगे, इसीलिए 83 जो है अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन 5, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो ये देखिए 10 जो कि भाज्य संख्या है, तो 10 के बाद क्या आता है? 11। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, क्योंकि 11 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, वो भी 2 अंकों की। अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन 6 में कौन सी सम संख्या अभाज्य संख्या है। तो आप देखेंगे कि ये 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद से ही कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। लेकिन 8 जो है कटेंगे, ठीक है। ये 4 भी कटेंगे दूसरे टेबल से, ये सभी जो है कि किसी अन्य डिजिट से कटेंगे, लेकिन ये सिर्फ सिंगल 2 से ही कटेंगे और खुद से कटेंगे, मतलब कि यह जो है अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 7 है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो ये 31 जो है अभाज्य संख्या है या नहीं है? ये अभाज्य संख्या है या नहीं? 31, 5 और 81, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा जाता है। तो देखिए अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या पूछा जाए कौन है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। लेकिन ये बोल रहा है कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो नहीं कौन होगा बच्चे? तो नहीं कौन होगा? तो नहीं आपके जो है 4 होगा, ठीक है ना, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ये सब अभाज्य संख्या नहीं है। तो यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके जो है नहीं है, मतलब ये अभाज्य संख्या है, ये भी उसके बाद जो है ये भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद जो है ये भी अभाज्य संख्या है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, यानी कि 81 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन 8 में है कि 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक 11 हो गया, उसके बाद 13 के बाद 14, 15, 16, 17, उसके बाद 18, 19, यानी कि यही जो है आपके अभाज्य संख्या है। तो कितने हैं अभाज्य संख्या? 4 है। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 9 है 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये पूछ रहा है कि 4 अंकों को कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो आप जो है 4 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 4 बार 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या करने हैं? तो उसके बाद जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे बच्चे? तो उसके बाद आपने घटा देना है। तो 9 में से 9 गया तो 0, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0 और फिर ये 9। मतलब ये कि 900 जो है ये राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अब क्वेश्चन 10, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो आप ये देखेंगे कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या मैक्सिमम हो सकता है या बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह आप कर सकते हैं। तो 3 अंकों को पूछा गया है, तो 3 अंकों के लिए सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेंगे? तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना पड़ेगा। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 3 बार 9 लिख देंगे बच्चे। आप देखिए 999 हो गया। उसके बाद जो है आपको क्या करना है? तो उसके बाद जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो 999 हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसे माइनस कर देना है। तो 9 में से 9 गया 0 और फिर 9 में से 9 गया 0 और फिर 9, मीन्स डैट ये हो गया कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है। तो 3 अंकों की कुल जो संख्या होगी वो 900 होगा। मतलब ये कि बी इज अ राइट आंसर। 1735 में हर
विषम अंकों को न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास जो संख्या है वो है 1735। क्या है तो 1735। अब ये 1735 में न्यूनतम संख्या क्या करना है, ये सारे जो हैं ये विषम संख्या है और विषम संख्या को न्यूनतम संख्या में जोड़ना है, न्यूनतम संख्या को जोड़ना है विषम में और इसको क्या बनाना है तो इसको बनाना है बच्चे सम बनाना है। तो इसमें आप क्या करेंगे तो इसमें आप एक को जोड़ देंगे, इसमें अगर आप एक को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 1 है और 1 को 1 में जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 है और 7 को आप इसमें भी 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से ये 3 है और 3 में भी आप 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 5 में भी आप 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अर्थात 1 के बदले में क्या मिला तो 2 और 7 के स्थान पर 1 जोड़ दिया जाता है तो बन गया 8 और उसके बाद जो है 3 के स्थान पर क्या हो जाएगा 4 और 5 के स्थान पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब आपका संख्या जो है 2846 हो गया। तो ये 2846 जो है आपका राइट आंसर है। तो अब ये ऑप्शन में देखेंगे 2846, यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है 2846, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न विषम संख्या हो, जिसमें 4 विभिन्न विषम संख्या हो। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है जिसमें 4 विभिन्न विषम संख्या होगा। मतलब जो संख्या होगा वो विषम होगा लेकिन अलग अलग होगा और वो भी सबसे छोटी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये 1 है, तो ये 1 है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 1 एक विषम संख्या है। और यहाँ पे देखेंगे 7 और यहाँ पे देखेंगे 5 और यहाँ पे देखेंगे 3। तो बच्चे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहीं पे आपको सोल्यूशन हो जाता है। ये 7 होगा नहीं क्योंकि ये 1 से बड़ी है, ये बिल्कुल होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। तो ये देखेंगे कि जो है न्यूनतम जो है विषम संख्या क्या है 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा और फिर 7 होगा। इन सब में देखेंगे कि इन सब में जो है बहुत ही अधिकतम है, मतलब कि सबसे छोटी नहीं है। इसमें भी देखेंगे 7000 से ज़्यादा है, इसमें 5000 से ज़्यादा, इसमें 3000 से ज़्यादा है। तो जो है इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो है सबसे छोटी विषम संख्या बनाना है, तो सबसे छोटी विषम संख्या बताना है, तो सबसे छोटी विषम संख्या जो है 1357 है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसके सभी अंक सम हो, जिसके सभी अंक सम हो। तो सबसे छोटी संख्या बनाना है बच्चों। यहाँ पे देखेंगे कि 2200, यहाँ पे 2222 है, यहाँ पे 2002 है और यहाँ पे 2358 है और यहाँ पे 2000 है। तो इसमें जो है सभी अंक सम बताने हैं कि सभी अंक जो है सम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये देखेंगे कि ये भी सम है, ये सारे के सारे क्या है ये सम है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 1, 0, 2, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या बनाना है। मतलब ये कि आपके पास जो है 5 अंक दिए गए हैं। एक है 1, 0, 2, 7 और 6 और इन सभी से जो है आपको सबसे बड़ी संख्या बनाने हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा डिजिट को लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा
तो फिर 6 होगा, उसके बाद क्या होगा तो 2 होगा, और फिर क्या होगा तो 1 होगा, और लास्ट में 0 होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि जो है अंकों से आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनाना हो, तो 0 को जो है अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो 0 को जो है आपको लास्ट में लेना है। अगर सबसे छोटी पूछा जाए तो सबसे छोटा अंक लेना है और उसके बाद जस्ट 0 ले लेना है। सपोज डेट कि मान लेते हैं ये तो जो है आपका सबसे बड़ी संख्या था, सबसे बड़ी संख्या था। ये जो है आपका सबसे बड़ी संख्या था। अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाए कि इन्हीं से जो है सबसे छोटी संख्या क्या होगा बच्चे, तो देखिए सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना है। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे पहले 1 लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे तो 1 के बाद मतलब कि जो भी सबसे छोटा अंक होगा उसे लेंगे, और उसके बाद अगर उसमें 0 होगा तो फिर छोटा के बाद जस्ट 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा जो है 1 है और 1 के बाद जस्ट 0 ले लेंगे, और उसके बाद जो है फिर 6 उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी के लिए जो है 76210 होगा। तो इसमें देखेंगे 76210 कहाँ है, ये रहा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्वेश्चन नंबर 15 में जो है 8265 को आपको बताने हैं कि इसे 10 के घातों में किस तरीके से विस्तार में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 गुना, अब 8000 हो जाएगा तो 10 की पावर जो है 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना यानी कि 100, यानी कि 10 की पावर 2 हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस होगा बच्चों, इसे फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आठ 8265 को 10 के घातों में विस्तार से लिखना है। 8265 को 10 के घातों में विस्तार से लिखना है, तो यानी कि 8 गुना 1000 यानी कि 10 की पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 2 गुना 200 मतलब 10 की पावर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर प्लस हो जाएगा, और फिर 6 गुना 10 की पावर क्या हो जाएगा तो 10 की पावर ये 1 हो जाएगा। फिर प्लस ये 5 गुना 10 की पावर क्या हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये देखेंगे कि जो भी ये इस फॉर्म में लिखा हुआ, इस अरेंज में लिखा हुआ, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 8 गुना 10 की पावर 3, 2 गुना 10 की पावर 2 और प्लस 6 गुना 10 की पावर 1 प्लस 5। यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं, ये यहाँ पे ये 5 होना नहीं है, ये होगा 5 गुना 10 की पावर 0। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि LXXVII को जो है आपको, ये रोमन है, इसको किस तरीके से आप अरेंज करेंगे, यानी कि इसका रोमन का डिजिट क्या होगा। तो देखिए एल का मतलब क्या होता है, एल मतलब हो गया 50, एल मतलब क्या हो गया यहाँ पे 50 हो गया, और उसके बाद एक्स का मतलब हो गया 20, उसके बाद VII का मतलब क्या हो गया तो 7 हो गया। तो यहाँ पे 50 और 20 70 और 7 77 यानी कि 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे एक ऑप्शन ई मान लीजिए और इसका आंसर जो है 77 होगा। तो ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल सही है। ये एरर हो गए हैं ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 17 को देखते हैं। IVCD IXA यानी कि ये रोमन नंबर हैं, इसको डिजिट में किस तरीके से करेंगे। तो देखिए
यहाँ पे ये दिया हुआ 4000, आई भी मतलब हो गया ये 4000। उसके बाद सी डी मतलब 400 हो गया। उसके बाद जो है आई एक्स मतलब 9 हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा 4409, 4409। तो 4409 कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, एम से किस संख्या को जो है बोध होता है? तो बच्चे सबसे पहले क्या है कि आपको जो है रोमन नंबर जो है आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रोमन नंबर नहीं पढ़े हैं तो जो है मैं आपको रोमन नंबर जो है बता देता हूं, ताकि आप हर क्वेश्चन को बड़े इजी से कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इसमें से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये 1 का 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर डायरेक्ट कर देता हूँ। 10 के बाद जो है आप देखिए 20 डबल एक्स हो जाएगा। 20 के बाद जो है आपका 30 ट्रिपल एक्स, 40 एक्सएल, 50 एल। फिर 90 का क्या होगा? तो एक्ससी हो जाता है, और 100 का सी। इसी तरीके से फिर जो है आप 500 का करेंगे तो 500 का जो है डी हो जाएंगे, और फिर 1000 का एम हो जाएगा। आप इसे सारे याद कर लीजिएगा। हर टाइप के जैसा भी पूछा जाए आप इसे इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि इसमें पूछा गया है कि m से क्या शो होता है, मतलब m जो है रोमन नंबर है और इसका डिजिट में करना है तो क्या होगा? तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि जो है m से जो है क्या होता है, m का मतलब होता है 1000। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। फिर देखेंगे क्वेश्चन 19 देखेंगे। डी मतलब क्या होता है? तो अभी जस्ट बताया बच्चे कि डी से मतलब क्या होता है? 500 होता है। तो आप ये जो है ऑप्शन बी पे टिक लगा देंगे। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन 20 में है कि सी से किस संख्या का बोध होता है? तो सी के लिए क्या हो जाएगा? तो सी के लिए मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था, सी के लिए मतलब 100 होता है। अगर आपको 200 करना है तो 200 के लिए क्या हो जाएगा? डबल सी हो जाएगा। अगर आपको 300 करना है तो 300 के लिए क्या हो जाएगा? ट्रिपल सी हो जाएगा। अगर आपको 400 करना है तो 400 के लिए क्या हो जाएगा? तो 400 के लिए जो है सी डी हो जाएगा। और 500 करना है तो जस्ट अभी बताया 500 के लिए जो है आपका डी हो जाएगा। और 1000 के लिए तो आपको बताया ही था कि 1000 के लिए जो है एम होता है। अगर आपको सपोज डैट कि 600 लिखने हैं तो क्या हो जाएगा? तो 500 का क्या होता है? डी, और 100 का क्या होता है? सी। तो डी सी का मतलब हो जाएगा 500। अगर आपको 700 लिखना है तो क्या हो जाएगा? डी सी सी। अगर आपको 800 लिखना है, सपोज डैट 800 लिखना है तो 800 का क्या हो जाएगा? तो यानी कि ये डी का मतलब होता है 500 और फिर सी सी सी, ये हो गया 800। अगर आपको 900 लिखना है तो 900 के लिए क्या होगा? तो 900 के लिए 1000 के लिए क्या होता है? एम। अगर 900 लिखना है तो क्या हो जाएगा? डी एम। और 1000 के लिए आपको बताइए। तो इस तरीके से जितने भी ये रोमन मैंने आपको बताया है ये सभी जो हैं आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप
नवोदय एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे रूल और छोटे छोटे पॉइंट अगर हमें नहीं मालूम होता है तो हम उस छोटे से क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप नवोदय में सिलेक्शन चाहते हैं तो हर एक छोटा से छोटा पॉइंट को भी आप याद कर लीजिए, आप समझ लीजिए, आप उन्हें बार बार लिख कर पढ़कर प्रैक्टिस करिए। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में स्टोर नहीं रहेगा। हर एक चीज़ की प्रैक्टिस होती है, बिना प्रैक्टिस के बच्चों कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए आप सभी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जो है लगातार करते रहिए, कि प्रैक्टिस से ही इंसान को सफलता मिलता है। अगर जो आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ में, या कोई गेम ही ले लीजिए, अगर आप उस गेम में जो है पक्के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको जो है उस गेम की बार बार प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप क्रिकेट ही खेलते हैं, आप एक बार में क्रिकेट खेलेंगे तो आप जो है आउट हो जाएंगे, आप अच्छे स्कोर नहीं बना पाएंगे। अगर उस क्रिकेट की आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक अच्छा क्रिकेटर बन सकते हैं, एक अच्छा बैट्समैन बन सकते हैं और एक अच्छा बॉलर बन सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जो है हर फील्ड में बिना प्रैक्टिस का कुछ भी संभव नहीं है, और नवोदय में सिलेक्शन पाने के लिए भी आपको क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना होगा। जितने भी हैं इसमें, जितने भी सब्जेक्ट है उनको बार बार रिवीजन करना होगा, बार बार याद करना होगा। आते हुए भी जो है आप एक बार उसे समझेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके।